नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम में हम खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे खास मेहमानों से और उनसे राय ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय है बदलते मौसम में दुधारू पशुओं का रखरखाव और मुर्गी पालन की पूरी जानकारी। जी हाँ, तो इन दोनों खास जो विषय है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिस पर आपको कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो आप बेझिझक कॉल करें और दुधारू पशुओं की जो देखभाल है वो कैसे आप कर सकते हैं, साथ ही मुर्गी पालन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे खास मेहमान का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रा भद्रा, जो कि पशुधन अधिकारी है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ अगले मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। तो बातचीत की हम शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा पहला विषय है कि जो बदलते मौसम में दुधारू पशु हैं उनके देखभाल किस तरह से करें, रखरखाव कैसे करें, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर चंद्रा भद्रा, बताएं हमें कि जब मौसम बदल रहा होता है खास तौर पे, उस समय किस किस तरह का प्रभाव पशुओं की सेहत पर पड़ सकता है और ऐसे में रखरखाव का खास ख्याल रखना कितना जरूरी है? बदलते मौसम के साथ आपके पशु को का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात कि आप अपने पशुओं का एक तो टीकाकरण कराएं, जैसे कि FMD है और हमारी भारत सरकार की योजना के तहत इनके टीके के लिए वो किए जाते हैं, स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो प्राइमरी तौर पे तो वही आप उनको वो करेंगे, सेफ करेंगे उनको। और सेकेंडरी तरीके से आप ये कर सकते हैं सबसे पहले कि जैसे कि थनेला है, थनेला रोग सबसे पहले पशुओं को पकड़ता है बदलते मौसम के साथ। आपके अपने एक तो प्रांगण को बिल्कुल स्वच्छ रखें, मक्खियां वगैरह या कोई भी मतलब जैसे गोबर वगैरह उनको रोज अच्छी तरीके से वहाँ बिल्कुल साफ होना चाहिए। सूखा आपके पशु के आसपास का जो एरिया है उसको साफ रहना चाहिए। और आप लोगों को जैसे हर्बल प्रिपरेशंस भी आती हैं, वो छिड़काव उनका इत्यादि का करना चाहिए। ठीक है। और जैसे अगर किसी पशु को मान लीजिए हो भी गया है थनेला, तो आप उसका इलाज करवाएं, नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से इलाज कराएं। और कभी भी जो है पशुओं के जो थनों को गर्म पानी से ना धोएं, इनको नॉर्मल टेम्परेचर। तो हम विस्तार से बातचीत करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ये जो मौसम बदल रहा होता है उस समय पशुओं की देखभाल करना जरूरी है। उनका जो रहने का स्थान है उसमें किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके आहार में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता होती है और किन किन जो रोग है उसकी आशंका रहती है, बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। सर्दियां जा चुकी हैं और तापमान बढ़ने लगा है। इस बदलते मौसम में दुधारू पशुओं के पोषण और रखरखाव पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। पशुपालक पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके पोषण की ओर विशेष ध्यान दें। पोषण का शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी प्रभाव पड़ता है। दुधारू पशुओं द्वारा दूध उत्पादन के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। पशुओं को बिनौला, खल और खनिज मिश्रण दें। सेंधा नमक खिलाएं, जिससे पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। पशु को शरीर के भार के अनुसार ही खिलाना चाहिए। अगर अच्छी किस्म और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो गाय को 1 किलोग्राम और भैंस को 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम दाना दें। गर्भावधि के अंतिम 2 महीनों में पशु को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। पशु आहार देते समय पशुपालकों को कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आहार संतुलित हो और एक निश्चित अंतराल पर पशु को खिलाना चाहिए, जिससे पशु को पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
इसके अलावा गर्मियों के मौसम में पशु को समय समय पर पानी जरूर देते रहें। साथ ही धूप अधिक होने पर पशुओं को छाया में बांधें। अगर पशुओं को कमरे या टीन शेड में बांध कर रखा जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह स्थान हवादार होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पशुपालक न सिर्फ अपने पशुओं को सेहतमंद रख सकते हैं बल्कि अपने दुधारू पशुधन से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान से चर्चा करते हैं। डॉक्टर रोहित, आपसे जानना चाहेंगे मुर्गी पालन के बारे में। सबसे पहले हमें ये बताएं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के सरकार कृत संकल्प है, उसके लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। किसानों को भी ये बताया जा रहा है कि वो विभिन्न तरीके जो हैं उन्हें अपनाएं। ऐसे में जो संबद्ध क्षेत्र है उसकी भूमिका काफी बढ़ जाती है। तो मुर्गी पालन किस तरह का विकल्प है किसानों के लिए और किस तरह से इससे आसानी से वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है वो लगभग 30 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संभावना देखने को मिलती है और काफी नौजवान इसमें जुड़ रहे हैं। जी। मुर्गी पालन जो है, हम उसको जैसे पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। इसमें वो सारी पक्षी आते हैं जिनसे हम अंडे और मांस का उत्पादन करते हैं, जैसे मुर्गी हो गई, बटेर हो गई, बतख वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। और इसका जैसे मैंने बताया, मांस और अंडे के लिए हम लोग मुर्गी पालन करते हैं या व्यवसाय इसको करते हैं। तो मांस और मीट, ये दोनों ही आज देखिए हम लोग ग्रामीण लेवल में, ग्रामीण जो भी भारत है उसमें बहुत ज्यादातर किसान इससे जुड़े हुए हैं। और उनकी एक तो ये मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है वो आर्थिक समृद्धि तो करता ही है, साथ साथ में पोषण समृद्धि भी देता है। जो हम लोग देखते हैं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं वो अपने पोषण से, जो कुपोषण की समस्या है उनमें ज्यादा देखी जाती है। तो यदि सारे किसान, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो किसान है वो छोटे किसान हैं, जिनको हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं, तो वो एक मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपनाकर एक आमदनी का जरिया उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो मुर्गी पालन का जो व्यवसाय था वो सह व्यवसाय होता था कृषि का, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे संभावना बढ़ती आ रही है, ये मुख्य व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। और इसकी भी हम 2 तरीके की फार्मिंग करते हैं मुर्गी में। एक अंडे के लिए हम लोग मुर्गी पालते हैं और एक मांस के लिए। बिल्कुल। तो किस तरह से इन 2 तरह के जो व्यवसाय मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं उन्हें कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आपसे हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वह जगह खुली हुई हो और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी, जिससे वह बहुत सी बीमारियों से भी बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल पर साफ करें। ठंड के समय बड़े पीले बल्ब लगाएं, जिससे मुर्गियों को उचित मात्रा में गर्मी मिल सके। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वह डर सकते हैं और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, तो ये छोटी सी रिपोर्ट हमने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रोहित, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि मुर्गी पालन व्यवसाय जो है उसकी खूबी ये है कि बहुत ही कम पूंजी के साथ और कम क्षेत्र से शुरू किया जा सकता है। तो शुरुआत करने के लिए कितनी पूंजी लगानी होती है और कितने क्षेत्र से ये शुरू किया जा सकता है? मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है वो डिपेंड करता है कि एक जो किसान है
उसकी आर्थिक संपन्नता कितनी है। जी। तो जो भी व्यवसाय है ये 100 मुर्गियों से लेके आप 10,000 50,000 मुर्गियों तक स्टार्ट कर सकते हैं। पहले उसको ये देखना होगा कि वो किस तरीके की मुर्गी पालन करना चाहता है, किस तरीके की फार्मिंग करना चाहता है। उसको अपने मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। वो अंडे वाली मुर्गियों को रखना चाहता है या मांस वाली मुर्गियों के, क्योंकि दोनों की फार्मिंग अलग अलग है। जैसे हम बात करें यदि मांस वाली मुर्गियों को रखते हैं तो जो मांस वाली मुर्गियों की जो साइकिल होती है वो लगभग 40 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाती है। मतलब वो हमें मार्केट वेट अटेंड कर लेती है, मार्केट वेट पर जाती है, जिससे फार्मर उसको, जो भी किसान है, उसको बेच सकता है। तो आमदनी है इसमें जल्दी से हो जाती है और लागत कम होती है। यदि कोई किसान है वो 1000 मुर्गियां रख के 1000 मुर्गियां रखता है तो उसकी लागत भी बहुत कम रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी, जैसे उसका रख रखाव के लिए सेट बनाने में भी ज्यादा खर्चा नहीं होता है। हम सिंपल तौर पर बिछावन पर मुर्गियों को पाल सकते हैं और एक इनकी साइकिल छोटी होने के कारण ये जल्दी से मार्केट में आ जाती है। तो लागत जो भी है मुर्गी पालन के व्यवसाय पे ये डिपेंड करती है कि फार्मर कितनी मुर्गियों के साथ अपनी व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहता है। यदि हम लेयर फार्मिंग की बात करें जो हम अंडे के लिए करते हैं, तो अंडे के लिए मुर्गियां एक बिछावन पर भी पाल सकते हैं और केज सिस्टम जो पिंजरा प्रणाली होती है उस पर भी मुर्गियों को रखते हैं। तो यदि अब जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये जितनी आप ज्यादा लागत लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा होगा। तो बस इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप कम लागत से स्टार्ट कर सकते हैं, भले ही आपको कम मुनाफा हो, लेकिन धीरे धीरे आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप मुर्गी पालन के व्यवसाय को स्टार्ट। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, तो आपसे जानकारी लेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात पहले कर लेते हैं। कमल जी इस वक्त नागौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कमल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। कमल जी, आपसे सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कमल जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है इससे। कर दिए। जी कमल जी पूछे अपना सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ हमारे यहाँ कीट बहुत है। फिर से अपना सवाल दोहरा दे कमल जी। हमारे यहाँ दुधारू पशु है, उनके ऊपर कीट बहुत है, कौन सी दवाई का उपयोग करें? जी जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर चंद्रभद्रा बताइए कि क्या सुझाव देना चाहेंगी आप। कीट लग रहे हैं, जो कीड़े हैं वो लग रहे हैं दुधारू पशुओं को। जी कैसे बचाव करें? सबसे पहले किसान भाई को मेरा नमस्कार। आप अपने कीट के उपचार के लिए कि किसी भी तरीके की कीटनाशक दवाइयाँ जो कि पशुओं के शरीर पे लगा के उसका डाइल्यूशन सही मतलब मात्रा में करके आप उसको लगा सकते हैं, जिससे कि आपके पशु को काफ़ी आराम मिलेगा। और इस तरीके की कीटनाशक दवाइयाँ आपके नियर बाय, आपके नज़दीकी पशु जो मेडिकल स्टोर वगैरह हैं वहाँ मिल जाती हैं, या आप नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी आपके स्तर पे, आपके गांव के नज़दीक जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी हो उनसे संपर्क करें अगर उस कीटनाशक से आपके पशु को आराम नहीं मिल रहा है तो। जी बिल्कुल। तो कमल जी मुझे उम्मीद है इस सलाह पर आप अमल करेंगे। बेहतर होगा कि जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनसे सलाह ले और उसके साथ ही कि किस तरह से जो मात्रा है दवाई की वो होनी चाहिए, उसके अनुसार ही आप दवाई का जो है वो छिड़काव करें। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर चंद्रभद्रा जानना चाहेंगे कि ये जो बदलते मौसम की हम बात कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि तापमान अब बढ़ने लगा है, इस स्थिति में जो दुग्ध उत्पादन है दुधारू पशुओं का, उस पर किस तरह का असर पड़ता है और ऐसे में जो उनका आहार है, जो खान पान है, उसमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशु का आहार एक तो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें आपको सभी तरीके की जैसे कि सूखा भूसा भी होना चाहिए, साथ में आपको हरा चारा भी देना चाहिए और दाना। अगर आपका पशु दूध देने वाला है तो उसको दाने की मात्रा उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपका पशु मान लीजिए बच्चा देने के टाइम पे आ गया है तो 1 महीने पहले ही उसमें दाने की मात्रा उसको ज़्यादा दे देनी चाहिए। 2 kg के हिसाब से उनको प्रतिदिन दाना खिलाइए। अगर आहार ठीक से नहीं मिलेगा तो पशु काफ़ी
किसी भी बीमारी के उसमें आ सकता है चपेट में। और साथ में पानी की एक्सेस, मतलब पानी हमेशा उनके नज़दीक में रहना चाहिए ताकि वो पानी कभी भी किसी पशु को प्यास लग सकती है। और साथ ही हवादार, जहां वो रह रहे हैं वो उनका जो इलाका है वो हवादार होना चाहिए। अगर मान लीजिए गर्मी है वहां, आवास व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे आपसे, लेकिन आहार का खास तौर पे ख्याल रखना बेहद जरूरी है, तभी जो पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और ऐसे में रोगों से बचाव हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। ब्रिजवासी जी इस वक्त पानीपत हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ब्रिजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। ब्रिजपाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैडम जी, एक ये ब्रुसेलोसिस का कौन सा टीका लगता है छोटे कटड़ियों को? माफ कीजिएगा ब्रिजपाल जी, आपका सवाल हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं मैडम जी, मैं ये पूछ रहा, जैसे ब्रुसेलोसिस का टीका लगता है छोटी कटड़ी बछड़ी को जी, तो वो कौन सा टीका लगता है मैम? जो बछड़े है उनको टीका कौन सा लगता है, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ, 4 से 8 महीने का वो टीका स्टोर पे किस नाम से मिलेगा मैम? दवाई की दुकान से। बछड़ी है जी बछड़ी जी। मैं आपको बताना चाहूंगी, बछड़ी के लिए ब्रुसेलोसिस टीका लगता है। ब्रुसेलोसिस नामक वो 6 महीने तक की बछड़ी को लगता है ना, जो कि उनको ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो ब्रिजपाल जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रोहित, आपका मैं रुक करना चाहूंगी मुर्गी पालन के बारे में और भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि आपने बताया कि किस तरह से मांस के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं या अंडे के लिए अपने नजदीकी बाजार की जो भी मांग है उसको समझते हुए उसका चुनाव करना चाहिए। और इसके साथ ही बारी आती है कि चूजों की जरूरत होगी तो कहाँ से चूजे मिल सकते हैं और किस तरह से इनका रख रखाव किया जाता है? चूजों के लिए यदि किसान कोई भी संपर्क करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी जो भी होती हैं उनमें चूजे मिल जाते हैं, या फिर वो प्राइवेट जो कि किसान है प्राइवेट हैचरी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं चूजे लेने के लिए अच्छी क्वालिटी के। बस उन्हें ये देखने की जरूरत है कि जो भी नस्ल है कि आप किस नस्ल का आप चूजा ले रहे हैं, क्योंकि वही आगे जाके अंडा या मीट की अच्छी उत्पादकता देगा। तो नस्ल का चुनाव जरूर करें और एक अच्छी हैचरी से ही चूजे की खरीदारी करें, क्योंकि आगे जो भी चूजा आप लेके आ रहे हैं वही आगे जाके उसको प्रोडक्शन करना है या उत्पादन देना है। तो जब भी आप कोई चूजे खरीदते हैं तो चूजे जब भी आप अपने फार्म पर लेके आते हैं तो उनको लाने से पहले ही फार्म की पूरी से अच्छी सी व्यवस्था कर दें चूजों को रखने के लिए। जैसे कि यदि हम बात करें मुर्गी की, तो एक बहुत ही सेंसिटिव जानवर होता है, ये एक बहुत छोटा जानवर है। तो इसलिए हमें इनके जो भी आवास है उसकी एक खास व्यवस्था रखनी पड़ती है। आवास में एक जो चूजा होता है उसके लिए जो तापमान होता है। जी जी डॉक्टर रोहित, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। मैं आवास व्यवस्था के बारे में आपसे और भी विस्तार से जानूंगी, लेकिन फिलहाल जो समय है वो ब्रेक का हो चला है। तो ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बदलते मौसम में दुधारू पशुओं के देखभाल और मुर्गी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि इन विषयों से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। दलपत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। दलपत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, मैं लाइन पर हूँ। जी नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं ग्राम माधोपुर तहसील आलोट जिला रतलाम से आपका नियमित श्रोता पेंशन तलपत सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बकरे जो है वो बकरी जो होती है जी जी, इस मौसम में उसको खान पान में क्या दिया जाए ताकि उससे उसका दूध बढ़ जाए और उसके शरीर में गुणवत्ता बनी रहे। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। आइए जानते हैं इसका जवाब। जी डॉक्टर चंद्रा भद्रा, क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? इस बदलते मौसम में आप अपनी बकरियों को, जैसे कि मैंने पहले भी गाय के प्रश्न में बताया था, आप उनको थोड़ा दाना दे सकते हैं, है ना, खल दे सकते हैं और उनको कृमिनाशक दवाइयाँ दीजिए ताकि उनको बीमार ना पड़े वो। साथ ही हरा चारा दीजिए, ठीक है, और उनको हरी पत्तियाँ जैसे कि घास, हरी पत्तियाँ, घास, और इस तरीके से पानी का एक्सेस उनको होना चाहिए। और इस तरीके से मतलब वैक्सीनेशन कराइए उनको, टीका वगैरह लगवाइए और अच्छी तरीके से रखें उन्हें। जी बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रोहित, आवास की बात ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे। बताएं हमें कि किस तरह से जो आवास की व्यवस्था है वो करनी चाहिए, और उससे पहले जो जरूरी बात, जैसे कि आप बता रहे थे कि अच्छी नस्लों का चुनाव करना भी बेहद जरूरी है, तो मैं चाहूंगी कि पहले आप सुझाव दे दें कुछ अच्छी नस्लों के बारे में। जो अच्छी नस्ल का मतलब ये होता है कि उसका, यदि वो मांस के लिए नस्ल का चुनाव कर रहे हैं तो वो लगभग 35 दिन के करीब लगभग 2 किलो की हो जानी चाहिए कोई भी मुर्गी है, जिससे उसकी जो मार्केट में यदि वो बेचता है तो उसे अच्छी कीमत मिल सके। और यदि जो किसान है वो अंडों के लिए मुर्गी रख रहा है तो मुर्गी की उत्पादकता इतनी होनी चाहिए कि वो एक साल में लगभग 300 से 320 के करीब अंडे दे दे, तो इसको हम लोग अच्छी नस्ल मानी जाएगी। जैसे हाइब्रिड नस्ल होती हैं, जो वाइट लेगॉन किस्म की जो मुर्गी होती है, काफी प्राइवेट हैचरी हैं वो प्रोवाइड करती हैं, जो BB 300 वगैरह हैं, हाईलाइन ब्रीड है, जो अंडे उत्पादक की दृष्टि से बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है, नस्ल मानी जाती है। इसी तरीके से जो यदि मांस के लिए हो गई, हफबर्ड हो गई, कॉब होगी, बैंकॉब जो नस्ल हो गई मुर्गी की, तो ये मुर्गियों की एक तो FCR बहुत अच्छी होती है। FCR का मतलब होता है फीड कन्वर्जन रेशियो, कि कोई भी मुर्गी जितना दाना खा रही है उसको वो कितनी मांस में कन्वर्ट कर रही है या फिर कितने अंडे में कन्वर्ट करती है। तो FCR हमेशा मुर्गियों की कम होनी चाहिए। यदि मांस की हम लोग बात करें तो ये 1.6, 1.6 या 1.7 के करीब होनी चाहिए, जिससे किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल। तो इस तरह और डॉक्टर रोहित, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हम। हरी सिंह जी इस वक्त कपूरथला पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरी सिंह जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी हरी सिंह जी। डॉक्टर साहब जी, मुर्गियों के बारे में पूछना है कि एक तो लाल रंग की मुर्गी होती है और एक सफेद रंग की। इनके अंडे भी सफेद और लाल होते हैं। पूछना चाहते हैं कि विटामिन जो है किस अंडे में ज्यादा होता है, इसके बारे में कृपया बताया जाए जी। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद जी। जी एक तो लाल रंग की मुर्गी होती है और एक चिट्टे रंग की हम लोग पंजाब में बोलते हैं, जो फार्मी मुर्गी भी बोली जाती है। इनके अंडों में अंतर यह रहता है कि जो भी सफेद रंग की मुर्गी होती है वो उसका अंडा सफेद होता है, और जो लाल रंग की मुर्गी होती है उसका अंडा भूरा होता है, जिसको ब्राउन एग बोल देते हैं। जो इनका जो क्वेश्चन था, सवाल था कि ये विटामिन की मात्रा किस अंडे में ज्यादा होती है, तो यदि वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम लोग देखा जाए तो इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है अंडों की गुणवत्ता में। ये केवल कलर में ही, जो भी अंडे का रंग है केवल उसमें ही अंतर होता है। अंडे की
गुणवत्ता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक किसानों में जो एक भ्रम रहता है कि जो भूरा अंडा होता है उसमें न्यूट्रिशियस क्वालिटी या फिर खुराकी तत्व, आहारी तत्व बहुत ज्यादा होते हैं जो सफेद अंडा होता है। तो ऐसा कोई वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है कि भूरे रंग के अंडे में बहुत ज्यादा आहारी तत्व होते हैं। दोनों अंडों में जो गुणवत्ता है वो मतलब एक हद तक काफी हद तक समान रहती है। तो इसलिए जो विटामिन की बात करें तो विटामिन की मात्रा भी बहुत हद तक समान रहती है। जो देसी मुर्गी का एक्चुअली में जो देसी मुर्गी जो बैकयार्ड पोल्ट्री जो हम लोग बोलते हैं, घर के बाड़े में हम लोग जो मुर्गी का पालन करते हैं, उनकी जो हैबिट होती है, उनकी जो आदत होती है वो इसके व्यंजन की होती है, मतलब वो चुग के दाना खाती है। तो उसकी जो दाना खाने की जो प्रैक्टिस होती है उसमें हर्ब्स भी रहते हैं। तो जब वो हर्ब्स वगैरह जो भी जड़ी बूटी वगैरह भी खा लेती है तो उसकी जड़ी बूटियों की क्वालिटी कभी कभार अंडों में आ जाती है। इसलिए हम लोग भूरे रंग के अंडों को उच्च गुणवत्ता का बोल देते हैं। वैसे यदि जो व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन करता है, चाहे भूरे रंग के अंडे की मुर्गी रखे चाहे सफेद रंग की मुर्गी रखे, उसमें गुणवत्ता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रोहित, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तरह तरह की मुर्गियां और उनकी खासियत की बात हो रही है, तो फिर कड़कनाथ के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या खासियत है और व्यावसायिक तौर पर किस तरह की इसकी मांग है और किस तरह से लाभ हो सकता है इनके व्यवसाय से जुड़ने पर। जी, अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कड़कनाथ की पॉपुलैरिटी किसानों के बीच में या फिर आम आदमी के बीच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो कड़कनाथ जो नस्ल है वो मुख्यतः जो मध्य प्रदेश का झाबुआ और धार हिस्सा है वहां की नस्ल है। तो एक तरीके से ये बहुत पहले की बात करें तो ये एक जंगली मुर्गी हुआ करती थी जो धीमे धीमे सिलेक्शन करके इसको जो भी बैकयार्ड पोल्ट्री जो भी घर में रखने योग्य बनाया गया है। तो इसके जो मीट की जो हम लोग कड़कनाथ बोलते हैं, ये जो मुर्गी होती है वो बोलते हैं कि पूरी काले रंग की होती है। इसका जो भी मीट होता है वो भी काले रंग का होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काले रंग का होता है, क्योंकि इसके मीट में जो मेलानिन पिगमेंट होता है, जो जैसे हमारे इंसानों के जो त्वचा का रंग मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, जो हमारी त्वचा में पाया जाता है ये इसके मीट में पाया जाता है। तो इसलिए इसके मीट का रंग जो होता है काला होता है। और इसकी जो जीभ या कलगी बोल रहे हैं या फिर थोड़ी सी त्वचा का रंग बोल रहे हैं, स्किन कलर बोल रहे हैं, तो वो हल्का सा ब्लू कलर का रहता है काले के साथ। और इसमें भी तीन तरह की वैरायटी आती है, जेट ब्लैक, पेंसिल और गोल्डन कलर की रहती है। यदि हम इसके गुणवत्ता की बात करें, जो कड़कनाथ का जो पॉपुलैरिटी हो रही है वो क्यों हो रही है, तो एक तो इसके जो मीट है इसमें प्रोटीन की मात्रा जो सामान्य जो मुर्गे का मीट होता है उसमें लगभग 16 से 17% होती है। यदि कड़कनाथ मुर्गी की बात करें तो वो लगभग 25 से 26% इसमें प्रोटीन होती है। जी, तो ये खासियत है, उसके लिए इसकी मांग भी बढ़ने लगी है और इसके व्यवसाय से अगर जुड़ रहे हैं आप तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोला प्रसाद जी छत्तीसगढ़ से। आइए उनसे बात करें। जी भोला प्रसाद जी, स्वागत है आपका, और बताइए क्या सवाल है। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार भोला प्रसाद जी। जी भोला प्रसाद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। साहब नमस्कार, मैं ये बोल रहा था कि काले काले धब्बा हो जा रहा है माने मुर्गियों में, जो उसकी बाली होता है काले धब्बे हो रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मीट में काले धब्बे हो रहे हैं क्या? तो उसका इलाज कैसे होगा? क्या मुर्गियों के मीट में काले धब्बे हो रहे हैं भोला प्रसाद जी? नहीं, जो उसका वो नहीं होता है, चूल्हा बोलते हैं जो कलगी में। अच्छा हाँ, कलगी में हाँ कलगी में। ठीक है, ओके। मुर्गी जो काले धब्बे की जो भी समस्या है वो किसी एक तो परजीवी के संक्रमण के कारण भी हो जाता है, या फिर कभी कभार ये होता है कि जो भी आप उसको फीड दे रहे हैं, फीड में कभी कभी टॉक्सिन की मात्रा, जो भी जहर वगैरह होता है जो हम एफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन बोलते हैं, उसकी मात्रा भी अधिक हो जाती है कभी कभी। तो इसकी वजह से भी काले धब्बे हो जाते हैं। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी उसको फीड, जो भी दाना खिला रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है,
उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मुर्गी एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जानवर हो जाता है। तो उसमें जरा भी जो उसको भी हम कोई भी दाना खिला रहे हैं तो उस दाने में कुछ भी, जैसे उसको प्रोटीन, एनर्जी, ऊर्जा वगैरह कितना चाहिए, उसमें जरा भी ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर जहर की थोड़ी सी भी मात्रा उसकी शारीरिक बनावट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम जो भी हम लोग फेस करते हैं, वो एक तो आहार का जो भी संभाल है वो हमें एक अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, और एक परजीवियों का संक्रमण से बचाने के लिए हमें एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है भोला प्रसाद जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे और भी आगे कि किस तरह से पशुओं का जो है रखरखाव करना बेहद जरूरी हो जाता है इन बदलते मौसम में, और मुर्गी पालन से भी जुड़ी कुछ और बातें जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में और मुर्गी पालन के बारे में। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर चंद्रा भद्रा आपसे जानना चाहेंगे हम कि मौसम बदल रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, तो ऐसे में कई बार बहुत ही कड़ी धूप रहती है, कहीं कहीं के पे गर्म हवाएं भी चलती है, तो ऐसे में पशुओं को उनसे बचाना कितना जरूरी हो जाता है, और ऐसे में जो आवास की व्यवस्था है पशुओं की वो किस तरह की होनी चाहिए? पशु की जो आवास की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि उनको हवादार होनी चाहिए, अच्छी तरीके से वेंटिलेशन हवादार हो, ताकि स्वच्छ हवा का आर पार होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तो अगर आप फैन वहाँ पे दे पाए पशुओं को, सीलिंग फैंस या फिर कूलर रखवा पाए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और शाम के टाइम उनको पानी से साफ पानी से नहलाना पशुओं को बहुत ज़रूरी हो जाता है गर्मियों के साथ, गर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है। और आजकल एक बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत गर्म प्रदेश होते हैं, जैसे वहाँ पर मिस्ट का भी एक वो आया है, तकनीक आई है मिस्ट की तकनीक, तो वो अगर किसान भाई ले पाए कहीं से अवेयर मतलब करवा पाए अरेंजमेंट अपने डेयरी फार्म में, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पशुओं को जैसे स्वच्छ सदा मतलब थ्रू पूरे दिन में साफ पानी पिलाएं, अच्छी जगह से होना चाहिए साफ पानी वो। और
पानी का एक्सेस उनको हमेशा ही मिलते रहना चाहिए। उनको थोड़ा घूमने फिरने की भी स्पेस की जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि पशु साथ में सटे हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनको मतलब स्पेस उनको मतलब पूरा खुला स्पेस होना चाहिए उनके आसपास, ताकि मूवमेंट कर सके आपका। वहीं जहाँ बंधा भी हुआ है अगर पशु, तो वहाँ उसी जगह पे अपना मूवमेंट भी फ्रीली कर पाए। और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखे। नाले वगैरह अगर आसपास हैं तो उनको भर ना जाए नालों को, गोबर से जैसे भर जाते हैं कहीं कहीं पे, तो ये सब मक्खी वगैरह को मक्खी वगैरह के उसमें जी बिल्कुल, मतलब साफ सफाई रखे ताकि मक्खियां वगैरह भी ना आए, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सूखा होना चाहिए जो फर्श है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। धनबाद झारखंड से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए बात करें उनसे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुरु सहाय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी गुरु जी पूछिए सवाल। जी सब पूछ रहे थे कि जो बच्चा होता है मुर्गा मुर्गी का, जी, तो उसका मुर्गा और मुर्गी का पहचान किस तरह से किया जाता है? जी डॉक्टर रोहित। जो भी जैसे एक दिन का चूजा है तो उसकी जो मुर्गा और मुर्गी में अंतर करने के लिए हम लोग सेक्सिंग करते हैं उनकी, जो एक वेंट मेथड होता है। वेंट मेथड के थ्रू हम लोग एक मुर्गे जो भी चूजा रहता है उसमें नर एवं मादा की पहचान करते हैं। लेकिन ये जो तकनीकी है वो बहुत ही एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, तब जाके वो तकनीकी के द्वारा हम वेंट मेथड से जो मुर्गी के नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। और जैसे जैसे मुर्गी बड़ी होती जाती है, लगभग 6 से 7 हफ्ते के बाद जो भी नर और मादा की मुर्गी में हम लोग उसकी बनावट के अनुसार, बनावट को देख के भी हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कोई भी मुर्गी होगी तो उसकी कलगी छोटी होगी, और मुर्गे की जो कलगी होती है उसका साइज ज्यादा बढ़ता है। उनमें जो भी मुर्गा होगा, जो भी नर होगा, उसमें पंख की मात्रा भी, जो भी पंख होते हैं उनकी मात्रा भी ज्यादा आने लगती है, और जो सैडल, जो पीठ के ऊपर जो पंख होते हैं उनकी मात्रा भी ज्यादा होती है मुर्गी की, जो भी मादा की अपेक्षा। तो इस तरह से हम उनको विजुअल देख के भी लेकिन देख के तभी पता लगा सकते हैं जब मुर्गी की उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और यदि 1 दिन के बच्चे में या 2 दिन के बच्चे में हम लोग, चूजे में हम लोग यदि सेक्स पता करना चाहते हैं, नर या मादा है, उसके लिए हमें वेंट मेथड्स को यूज करना। जी तो गुरु साहब जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर चंद्रा बत्रा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो गाभिन पशु हैं उनका खास तौर पे इस वक्त ध्यान किस तरह से रखे, कोई खास सुझाव आप देना चाहें? जी, गाभिन पशुओं को सबसे पहले तो अगर वो 2 महीने के अंतराल में बच्चा देने वाली हैं तो उनको दूध दुहाना बंद कर दें, और साथ में उनके खाने पीने में दाने की मात्रा बढ़ा दीजिए। 2 kg के हिसाब से रोज उनको दाना चाहिए, और हरा चारा दीजिए और भूसा दीजिए। एक बैलेंस्ड मतलब उनको खान पान होना चाहिए। साथ में स्वच्छ पानी दीजिए, और कोई उनको अगर बीमारी लग जाती है इस बीच में तो तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और उनका इलाज करवाएं। जी जी बिल्कुल। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रोहित, अब आपसे जानना चाहूंगी मैं कि चूजों को रहने का जो स्थान है उसकी व्यवस्था किस तरह से करें। लेयर फार्मिंग की जहां तक बात है तो वो किस तरह से की जाती है, क्या तकनीक है, बताएं। जी, जैसे मैंने पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी चूजे हैं अपने फार्म पर आते हैं तो उसकी पहले से व्यवस्था कर दें, क्योंकि एक जो छोटा चूजा है उसको लगभग 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है, तो जिसको हम ब्रूडर के थ्रू हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसको तापमान को एक व्यवस्थित रख सकते हैं। तो जब भी हम चूजे लाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं तो उससे 1 से 2 दिन पहले हम उन जैसे बल्ब लगाए हुए हैं तो उन बल्ब को स्टार्ट कर दें, जिससे जो भी उनके आवास है वहां का तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे। बिछावन पर यदि हम लोग चूजे को पाल रहे हैं तो पहले से जो चावल की भूसी होती है उसको बिछा दें, लगभग 3 से 4 इंच मोटी तह उसको बिछा दें, और जो भी अखबार की एक परत बिछा दें, उसके ऊपर हम लोग चूजे को छोड़ सकते हैं। जो भी पहले से ही जो भी पानी देने के जो बर्तन है या फीड देने के बर्तन है उनको पहले से ही रख दें। और सबसे बड़ी बात जब चूजों का हम लोग ध्यान में रखने वाली बात है कि तापमान उनको बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। यदि तापमान थोड़ा सा भी कम हो गया तो चूजों में मरने की दर बढ़ जाती है, तो इसलिए 32 से 34 डिग्री तापमान जरूर रखें, और लगभग 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हर हफ्ते की दर से उस तापमान को घटाते जाएं,
और लगभग जो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लगभग 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जब तापमान पहुंचा है तो उसको वहां पर स्थिर कर दें। इसके बाद हम लोग इस तरह से चूजे को रखते हैं और उन्हें हम स्टार्टर डाइट देते हैं, मतलब एक स्टार्टर फीड देते हैं जो शुरुआत के दिनों में दिया जाता है। 0 से 8 हफ्ते की उम्र के जो चूजे होते हैं। तो डॉक्टर रोहित, हम जानेंगे आपसे कि स्टार्टर फीड जो है वो किस तरह का होना चाहिए और आगे जब वयस्क होते जाएं तो उनका जो आहार है उसमें किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। यहाँ पर अजायब सिंह जी इस वक्त फतेहाबाद हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार अजायब सिंह जी, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मैं ना बकरी फार्म खोलना चाहता हूँ। ठीक है जी, कोई खास सवाल? नमस्कार जी। जी जी अजायब सिंह जी, मैं ना जी बकरी फार्म खोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी नस्ल बकरी रखनी चाहिए और कितना दूध देगी बढ़िया नस्ल की बकरी। अच्छा ठीक है, जानते हैं डॉक्टर रोहित, क्या आप कोई सुझाव यहाँ पर देना चाहेंगे? जी, जैसे आप हरियाणा से बात कर रहे हैं और बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सबसे अच्छी नस्ल होगी वो बीटल नस्ल या सिरोही नस्ल की बकरी बहुत अच्छी होगी। इसको हम लोग डुअल पर्पज, जो दोगली नस्ल एक पॉपुलर वर्ड होता है शब्द होता है, ये डुअल पर्पज ब्रीड है। मतलब ये हम मांस और दूध दोनों के लिए इन दोनों बकरियों का पालन करते हैं, बीटल बकरी और सिरोही बकरी। जैसे इनकी जो दोनों ही बकरी होती है, जैसे बीटल बकरी की हम लोग बात कर रहे हैं, पंजाब की नस्ल है और ये लगभग मतलब ब्याने के बाद लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध रोजाना देती है और लगभग ब्याने के बाद लगभग 5 से 6 महीने तक लगातार दूध देती है। तो इसके दूध देने की दर यदि हम लोग इकट्ठा करें तो लगभग 150 से 180 लीटर दूध एक बकरी दे देती है। एक साल में इसकी वृद्धि दर भी बहुत ज्यादा होती है। एक साल में लगभग ये बकरी 35 से 36 किलो की हो जाती है। और इसमें एक जब भी हम बकरी की नस्ल का चयन करते हैं तो हमें ये गौर करने वाली बात होती है कि वो एक बार जब भी ब्याती है तो 2 बच्चे देने की दर उसमें कितनी है। तो जो बीटल बकरी है उसमें 2 बच्चे देने की दर भी बहुत ज्यादा है। और तो इन सारी गुणों के हिसाब से आप बीटल बकरी का चुनाव और सिरोही बकरी का भी चुनाव कर सकते हैं। ये दोनों ही बकरी आपके वातावरण के लिए, आपके जो एरिया में वातावरण है उसमें एक बहुत ही जल्दी अनुकूलता आ जाती है इसमें। और इसका जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसमें ज्यादा प्रभावित नहीं होती है और इसका जो भी उत्पादन होता है वो घटता है। जी, तो अजायब सिंह जी, यहाँ पर आपको अच्छे सुझाव मिल गए हैं, आपको अच्छी नस्लों के बारे में यहाँ पर सुझाव मिले। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इनका चुनाव करेंगे और इससे आपको फायदा भी होगा। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, और बताएं हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका डब्बू सिंह जी। हेलो डब्बू सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बताइए क्या सवाल है आपका। ये भी जापानी बटेर है उसमें, इसके बारे में। डब्बू सिंह जी, आपकी आवाज बहुत ही धीमी मिल रही है, थोड़ा तेज बोले कृपया। ये मुर्गी पालन के बारे में पता करना। डब्बू सिंह जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे और थोड़ा तेज बोलें। एक कड़कनाथ मुर्गी के बारे में और एक जापानी बटेर है उसके बारे में। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रोहित। जी, कड़कनाथ मुर्गी के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कड़कनाथ के बारे में लोग आपके जो एरिया है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्योंकि कड़कनाथ का मीट, एक तो जो भी हम उसकी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वृद्धि दर की बात करें, तो इसकी जो वृद्धि दर है वो लगभग 2 महीने में ये कड़कनाथ का जो भी मुर्गी है वो 1 किलो की हो पाती है। और इसकी जो मैच्योरिटी, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आने की, जो अंडा देना स्टार्ट करती है वो लगभग 6 से 7 महीने में ये पहला अंडा देती है। और 1 साल में लगभग 80 से 100 अंडे देने की दर होती है इसमें। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका जो भी एरिया उसमें कड़कनाथ की पॉपुलैरिटी है कि नहीं है। क्योंकि कड़कनाथ का जो भी अंडा या फिर मीट होता है
वो थोड़ा सा उच्च स्तर का होता है, इसलिए उसकी थोड़ी सी कीमत भी ज्यादा होती है। तो आपको उसको उच्च कीमत में बेच के आपको लाभ कमाना पड़ेगा, तब जाके आप कड़कनाथ फार्मिंग को अपना सकते हैं। कड़कनाथ के अलावा आप दूसरे भी जो देसी मुर्गी होती हैं, जैसे प्रताप धन हो गई, ग्राम प्रिया हो गई, वन राजा, इस तरह असील मुर्गी हो गई, इन मुर्गियों को अपना के भी आप अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। ये भी देसी मुर्गी है। इनके भी अंडे देने की दर लगभग 100 से 150 होती है और इनका मीट भी उच्च क्वालिटी का होता है और अच्छे दामों में बिक सकता है। तो देसी मुर्गी के साथ भी आप अपनी जो भी मुर्गी पालन को अपना सकते हैं और छोटे स्तर पर ही स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डब्बू सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल और मुर्गी पालन के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। अगर आप भी इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और खास मेहमानों से आप सुझाव ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंद्रा भद्रा। आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि बातचीत हो रही थी, बदलते मौसम में पशुओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती है। ऐसे में टीकाकरण का महत्व और कितना बढ़ जाता है, और खासतौर पे जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा टीकाकरण को लेकर किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो पशु बीमारी की चपेट में तो आ ही जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार की कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यतः अभी करंटली जो योजना चलाई जा रही है वो है नेशनल एनिमल कंट्रोल डिजीज प्रोग्राम, जिसमें कि खुरपका, मुहपका एवं ब्रुसलोसिस का टीकाकरण किया जा रहा है। तो आप किसानों से ये मैं अपील करना चाहूँगी कि अपने पशुओं को इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने पशुओं को टीकाकरण कराएं, ताकि आपका पशु इन खतरनाक बीमारियों से बच सके। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रोहित का रुख करें हम मुर्गी पालन के बारे में भी और जानकारियां लेते हैं उनसे। डॉक्टर रोहित, हमारी चर्चा हो रही थी जिसमें आपने बताया था कि जो छोटे चूजे होते हैं, स्टार्टर फीड सबसे पहले उन्हें दिया जाता है, तो किस तरह का होना चाहिए स्टार्टर फीड, और जैसे ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके आहार में किस तरह के बदलाव किए जाते हैं, बताएं। जी, जो शुरुआती आहार को हम लोग स्टार्टर फीड बोलते हैं, छोटे होते हैं तो उनको 0 से 8 हफ्ते तक हम लोग स्टार्टर फीड देते हैं। इस
जो भी ये दाना है इसमें विशेषता ये होती है कि इसमें प्रोटीन जो भी प्रोटीन परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ये वजन बढ़ाने में सहायक होता है। तो स्टार्टर फीड हो जाता है 0 से 8 हफ्ते के लिए, 8 से लगभग 16 हफ्ते तक हम लोग ग्रोअर फीड देते हैं, जो दूसरे नंबर का फीड होता है। इस समय लगभग 16 हफ्ते तक मुर्गी का जो वजन होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम का हो जाता है, और इसके बाद मुर्गी अंडे देना स्टार्ट कर देती है। तो लगभग 17 से 18 हफ्ते में वो पहला अंडा दे देती है। उसके बाद जब ये स्टार्ट हो जाता है तब हम मुर्गी को जो लेयर फीड देते हैं। लेयर फीड का मतलब होता है जो अंडे, जिससे मुर्गी अंडे ज्यादा से ज्यादा देगी, तो इसको हम लेयर फीड बोलते हैं। तो इन फीड की विशेषता ये रहती है कि हर में जो भी खुराकी, जो भी आहारी तत्व होते हैं उनका अनुपात में बदलाव करते हैं। शुरुआती दिनों में जो चूजे को है प्रोटीन ज्यादा चाहिए होती है, उसको प्रोटीन ज्यादा देते हैं, और जब वो अंडे देती है तो उसको ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए, और साथ में थोड़ी मात्रा प्रोटीन की भी चाहिए, कैल्शियम ज्यादा चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों का ध्यान में रखकर हम लोग इस तरह से दाना बनाते हैं। बिल्कुल। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर चंद्रा भद्रा आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि पशुओं को होने वाली बीमारियों की बात कर रहे थे, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने थनैला रोग के बारे में भी बताया, ब्रुसेलोसिस के लिए भी टीका है और वो लगाया जा सकता है। खुरपका मुंहपका जैसी समस्या अक्सर देखा जाता है और ये बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में बताएं कि किस तरह से इन रोगों से बचाव किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति अगर आ ही गई तो क्या करे, उपचार क्या है? सबसे पहले तो मैं खुरपका मुंहपका के लिए बोलना चाहूँगी कि अपने पशु को साल में 2 बार या फिर 1 बार जो टीकाकरण होता है ये ज़रूर कराएं। प्राइमरीली जो सबसे प्राथमिक प्रिकॉशन होता है इसका यही है। फिर भी अगर आपका जानवर इससे ग्रसित हो जाता है तो आप इसका इलाज करवाएं, अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, और वो जो भी आपको इसके उपचार के लिए देते हैं डायरेक्शंस, आप उसको फॉलो करें। इसमें वो एंटीबायोटिक्स देंगे आपको, फीवर उनको आएगा पशु को, उसको कम करने की दवाइयाँ देंगे, साथ ही आपको खाने पीने में पशु को क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताएंगे जी। तो इस प्रकार आप अपने पशु को खुरपका मुंहपका बीमारी से अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। देवदास जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। देवदास जी मेरी आवाज मिल रही है? देवदास जी मेरी आवाज मिल रही है तो कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी जी मैडम। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ मैडम मिल रहे हैं। ठीक है, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होगी, पूछिए सवाल। मैडम मेरा ये सवाल था कि मुर्गियों में जो रोग होता है वो किस किस समय आता है और कौन से मौसम में आता है? जी जी डॉक्टर रोहित, किस किस तरह के रोग लग सकते हैं मुर्गियों में, और किस मौसम में खासतौर पे प्रकोप की आशंका ज्यादा रहती है? जी, जो मुर्गियों के रोग जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। जो भी संक्रामक रोग हैं वो जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, या फंगस हो गई जो कवक बोलते हैं, या फिर परजीवियों के द्वारा फैलता है। ये संक्रामक रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि ये एक मुर्गी में हो जाते हैं तो वो दूसरी मुर्गी में उसके फैलने के जो भी चांस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। असंक्रामक रोगों में वो रोग आते हैं जो जैसे मुर्गी को कभी मौसम के बदलाव के कारण कोई बीमारी हो जाती है, या फिर कोई जो भी हम आहार दे रहे हैं, कोई आहारी तत्व जैसे उसकी एनर्जी, ऊर्जा, या फिर कोई प्रोटीन की कमी हो गई, या फिर कोई भी खनिज लवण जो हम लोग देते हैं उसमें खनिज की कमी हो गई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत तरीके के खनिज होते हैं, या फिर कोई विटामिन की कमी हो गई, तो उसके कारण भी काफी रोग हो जाते हैं। तो ये सारे रोग असंक्रामक होते हैं। इनको असंक्रामक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस मुर्गी में होगा वो उसी मुर्गी तक सीमित रहेगा, वो आगे नहीं फैलता है। जैसे हम लोग मौसम की बात करते हैं तो ऐसा इसका कोई विशेष मौसम नहीं होता है, क्योंकि जो भी संक्रामक रोग होता है वो उसके जो कारक होते हैं, वो जीवाणु विषाणु होते हैं, वो किसी भी मौसम में आ जाते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें बस मुर्गी का जो आवास है उसमें यदि आप एक अच्छी तरह से एक स्वच्छ वातावरण आप रखते हैं तो चाहे मौसम कोई भी हो, बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल, तो मौसम को ध्यान में रखते हुए आवास और आहार का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर रोहित, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है मुर्गी पालन से जुड़ी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब चलते चलते डॉक्टर चंद्रभद्रा, आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे इस बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल से जुड़ी कोई खास सलाह अगर आप देना चाहें। बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हमेशा रखिए। उनके पानी की व्यवस्था में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए और उनके आहार में हर पूरा संपूर्णता रहनी चाहिए। उनको हरा चारा ज़रूर खिलाएं। साइलेज अगर आप लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है तो उनको वो दें। साथ ही अगर आपके पशुओं में पेट में कीड़े वगैरह की समस्या आ रही है तो उनको कीड़े मारने की दवाइयों का सेवन करवाएं। और साथ ही अपने निकटतम पशु चिकित्साधारी के संपर्क में रहें ताकि वो आपको बीच बीच में सलाह देते रहें कि और आप कैसे रखरखाव कर सकते हैं अपने पशुओं का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपने जवाब दिया है और आप लगातार हमारे साथ बनी रही हैं और बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली हमें आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रभद्रा। थैंक यू। तो आज विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से इस बदलते मौसम में अपने पशुओं की देखभाल करना जरूरी होता है, किन किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही मुर्गी पालन का व्यवसाय आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मुर्गी पालन के दौरान। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा निर्यात के लिए कैसे करें कृषि खाद्य उत्पाद और वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन। इन विषयों से जुड़ी हुई बातचीत होगी कल के कार्यक्रम में। इस बीच अपने सवाल आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज पर जाने के लिए आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपको कई तरह की जानकारियां मिली होंगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।